जानवी, निशा, केशव, ऋतिक, प्रेजेंट सर। उमेश, श्रेया, नीलम, मुस्कान, प्रियांश। हाँ जी, किस नाम से तुम्हारी? नवजोत, केशव के नाम से? फिर से नीटिंग बना दी क्या? कौन सा ना, समझा नहीं। हाँ हाँ। मेरी तरफ से तो कुछ नहीं दिखा रहा ऐसा। एक बार इसका करवा देना प्रोफाइल पूरा, क्या दिक्कत है? मेरे पे तो आता नहीं, मेरे पे तो उल्टा और लोगों का वेरीफाई करने का अलग ही ऑप्शन आता है। हाँ जी, तो इसमें मैं इस वाले पार्ट के लिए कर रहा था। देखो जैसे इसमें हम बुकिंग में आते हैं ना, तो जैसे प्रियांशी का मेल फीमेल अदर वाला पार्ट था, इसमें भी कुछ वैसा ही किया हुआ है यहाँ पर। तो जैसे फ्लाइट वाले पार्ट पे आओगे ना, तो जैसे यहाँ पर क्लास है, तो आपने वहाँ इकोनॉमी चूज़ किया। तो जैसे बिजनेस चूज़ करोगे तो वो रिसेट हो जाएगा, फर्स्ट चूज़ करोगे वो रिसेट हो जाएगा। तो ये ना कंपोनेंट बना हुआ है, ये कंपोनेंट यहाँ डाला हुआ है इधर, ये ना आपस में कनेक्टेड है। कौन सा फाइल में डालूँ? कौन सा है तुम्हारा, पहचानो? ये ये ला। ज़्यादा जूम हो रखा है, ज़्यादा जूम आउट हो रखा है, ये लो। ड्रॉप डाउन बनाया तुमने से नहीं अभी तक? रिकॉर्डिंग ऑन, अटेंडेंस सभी का हो गया, स्टार्ट करो। बोलो बोलो बोलो। ऐसा भारी किया हुआ फोन। सर मेरे को एक स्लाइडर पूछना था कैसे बनेगा। इधर गलती से कोई चला रहा हूँ मुंह पे गिर। सर
सर मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट प्रियांशा भी सुन रहे हैं, बस एक मिनट अच्छा प्रियांशा। अच्छा ठीक है। ये जब हमने इस पे क्लिक किया ना तो ये लाइन हट जानी चाहिए ना। हाँ। और ये साइन इन ऐसा डिसेबल क्यों है? अच्छा, लो फिडेलिटी चल रहा है। ठीक है, तो आगे कैसे है? अभी बस इतना ही है। साइन इन ऊपर, हाँ, उसके ऊपर आएगा। ऊपर या फिर उसके लेफ्ट में लगा दो। ऑलरेडी मेंबर साइन इन और साइन अप। ठीक है। हाँ ठीक है। यहाँ पर जब लोग लॉगिन करें तो हेलो वेलकम बैक क्यों आ रहा है? यहाँ तो नहीं होना चाहिए ना ये। मुझे कैसे पता कौन आ रहा है? तो यूजर लॉगिन कर लिया तब आना चाहिए ना। यहाँ नहीं रखो इसको। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही रहेगा इतना पार्ट। हमने प्रोटोटाइपिंग अच्छे से नहीं करी है। यहाँ देखो सही गया ए बटन के ऊपर, यहाँ सही चल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे साइन अप है नीचे, गैपिंग नहीं है, कोई पैडिंग नहीं दी, मैं कैसे दबाऊँ इसको? है ना, ये गलत है। इसको सही करो, गैप बनाओ उसमें। हाँ जी प्रियांश जी बोलिए। सर स्पाइन डॉट ए आई पर ना एक स्लाइडर है, वो पूछना था कैसे बनेगा। कहाँ पर है? वेबसाइट है सर स्पाइन डॉट ए आई। स्पाइन, हाँ, SPYNE SPYNE डॉट डॉट ए AI। आई। हाँ हाँ सर, नीचे है थोड़ा स्क्रॉल करके, और नीचे, और थोड़ा सा, ये वाला सर, अभी जो गया इससे ऊपर वाला, ये इसका जो कर्सर है ना, इसमें इमेजेस वगैरह सब चेंज हो रही है। ये तो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। हाँ सर। ये तो कंपनी गुड़गांव बेस्ड है, इसी में तो करता था अपना विवेक जॉब। विवेक हाँ ने पर इसी मैंने इसी में देखा था, पर मुझे समझ में नहीं आया कैसे बनी है ये। नाम से याद आ गया, लेकिन ये उन्हीं के उसमें माउस मूव के ऊपर बेसिकली हमने इसको ट्रैक करवाना है। देखते हैं।
सेंटर है, लीव है, डाउन है, अप है, होवरिंग प्रेस। हमें चाहिए इसमें माउस मूव। ये क्या माउस मूव पर हो रहा है? यस सर। ड्रैग पर ट्राई करके देखते हैं, शायद हम कुछ ऐसा इल्यूजन बना पाए। ऑन ड्रैग, तो जैसे हमारे पास दो अलग अलग फ्रेम ले लो, कॉपी पेस्ट, एक पर एक इमेज रखो, दूसरी पर दूसरी इमेज रखो। और जब हम यहाँ से ड्रैग करें, ऑन ड्रैग, नेविगेट टू, ये वाला नहीं आएगा इसके अंदर। ऐसा कुछ कंपैरिजन अगर दिखाना है ना, तो ऐसी चीज़ों को तो आपको वीडियो फॉर्म में लेके लगाना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो ये बन जाती है, इस तरह के ना प्लगइन्स आते हैं आपके, माउस मूव वाली चीज़ें लग जाएंगी इसमें। इसमें देखो ये प्लगइन लगा हुआ नीचे, ये देख लो स्वाइपर, दिखाई दे रहा है यस ध्यान सर। से? यस सर, यस ये सर। स्वाइपर लाइब्रेरी से हो रहा है काम सारा। ये स्वाइपर का कमाल है। ये स्वाइपर की CSS और इसकी JS, तो स्वाइपर की ना लाइब्रेरी आती है, स्वाइपर स्लाइडर, जिसमें अलग अलग तरह के आपको वो मिल जाएंगे एनिमेशन, जैसे स्लाइड वन, नेविगेशन, ठीक है, इस तरह का। और स्वाइपर में आपको एक मिल जाता है बिफोर आफ्टर। देखो इसमें लोड हो जाएगा, ये वो चीज़ लगी हुई दिखाई दे रहा है। यस सर। वर्टिकल में अगर चाहिए हाँ आपको, दिख रहा है। या जैसे शू प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कंपैरिजन, है ना? तो ये ना लाइब्रेरी बनी बनाई आती है, उठा के बस इनको लगाना होता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फिग्मा का देख लेते हैं, कोई प्लगइन अगर ऐसा आता है तो बात अलग है। कम्युनिटी दिखा रही है कुछ ऐसा, एक कंपैरिजन स्लाइडर में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ये? तो इन्होंने एक ना डिज़ाइन बना के इसका डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है,
मंडली में रखें, इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि फंक्शनैलिटी काम करेगी नहीं। अरे यार फिर से HK स्टार्ट हो। ये देख रहे हो पकड़ने पे चल रहा है इसमें, वैसे नहीं चल रहा है इसमें। माउस मूव होता नहीं है इसके अंदर, तो ड्रैग पर ही चलाएगा। ये पूरा जो कंपोनेंट है, तो ये वाला ट्राई कर लेना, लिंक दे रहा हूँ मैं आपको। ग्रुप पे डाल रहा हूँ, यहाँ से देख लेना। तो ये ना फ्रेम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि एंड्रयू वाला, यहाँ से ओपन करोगे, इसके अंदर कंपैरिजन स्लाइडर बने हुए, देन इसके अंदर ये आपका कंपोनेंट आ गया, और इमेज आपकी रखी हुई है कहाँ पर, असेट्स यहाँ रखे हुए इनके, और ये कंपोनेंट है, ये आपस में रखे पर ड्राइव, जब यूजर दबाएगा तो इस पे आ जाएगा, वापस से पहले वाले पे चला जाएगा लौट। और इसका भी लिंक रख लो, कभी कहीं लगाना पड़ जाए, ट्राई कर लेना। बाकी स्वाइपर भी है, जैसे वो होता है ना राहुल क्राउजल, वैसे स्वाइपर होता है अपना, काफ़ी फेमस है। और जैसे बूटस्ट्रैप वगैरह में आप काम कर रहे हो किसी कंपोनेंट के ऊपर, यहाँ पर देख रहे हो ये फिग्मा के अपने यहाँ पर आते रहते हैं इसके अंदर, तो यहाँ से ना अलग अलग आपको मिलते रहेंगे। एक्सप्लोर डिजाइन पॉसिबल विद फिग्मा, बिल्ड प्रोटोटाइप एंड इजीली ट्रांसलेट योर वर्क इनटू कोड। अब ट्राई कर लेना सोले से इसको। कौन चला गया? ऋतिक। चला गया अब आते हैं अपने वाले पे। ठीक है, तो यूज़र पर्सोना डिफाइन करते हुए आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसकी नीड्स, उसके प्रेफरेंस और उसका बिहेवियर। User research comes in all shapes and sizes. Normally, on tries to adapt to research method to suit the project. Indeed, the time and resource at your disposal will also affect your ability to conduct user research. Demographic, डेमोग्राफिक क्या होता है बेसिकली, जिसमें हम लोग यूज़र की एज का, उसकी क्वालिफिकेशन क्या, उसके इनकम ग्रुप का, इन चीज़ों का सेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, एक होता है जियोग्राफिक, जियोग्राफिक मतलब कि किस जगह पर हमारा विजिटर है, ठीक है, या किस जगह की ऑडियंस को ध्यान में रख के आप चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना। तो डेमोग्राफिक में जनरली यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन आती है। मॉडरेट वर्सेस अनमॉडरेट, यूज़र सर्वे, यूज़र पर्सोना एंड यूज़र जर्नी मैप। इसके ऊपर हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो डेमोग्राफिक आर स्टैटिक्स दैट डिस्क्राइब पॉपुलेशन and their characteristics.
टैक्स, ज़रूरी नहीं कि ये 3 चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। डेमोग्राफिक डेटा रेफर्स टू सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस स्टैटिकली इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इनकम, मैरिज रेट्स, बर्थ एंड डेथ रेट्स एंड मोर। तो ये सारी पार्ट भी आपके इसी के अंदर ही कवर अप होते हैं। तो जैसे पहला पार्ट क्या था, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, सेकंड इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, थर्ड इज एजुकेशनल सेगमेंटेशन एंड फोर्थ इज बिहेवियरल। तो इन 4 चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है जब आप किसी भी डेमोग्राफिक के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम कोई इंस्टीट्यूट की बात करें जिसका जो बेसिकली टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर है, तो यहाँ के जो लोग आपको मिलेंगे वो थोड़े सा आपको हाईली एजुकेटेड मिल जाएंगे। थोड़ा सा टीयर 2 में जाओगे, टीयर 3 में जाओगे तो एजुकेशन का लेवल जो होगा वो धीरे धीरे डाउन होते जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जब फ्लिपकार्ट का बार बार कंपैरिजन उठाते हैं, तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, किसी भी तरह का यूज़र हो, अगर वो वेल एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, कोई भी उसकी वेबसाइट को इजीली ऑपरेट कर सकता है। जैसे कि उनका नेविगेशन जो है ना, जिसको हम बोलते हैं ईज़ ऑफ एक्सेस, कि भाई क्या है कि एक विजिटर जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो वो विजुअल्स देख के पहचान सकता है कि किस नेविगेशन में मुझे क्या मिलने वाला है। देखते हैं हम लोग हर कैटेगरी के ऊपर ग्राफिक्स लगाए हुए हैं। कंपेरेटिवली अमेजोन, उसमें वो आपको चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो जो भी हम लोग एप्लीकेशन या वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अंदर हैं तो आपका काम ये है कि क्या वो चीज़ें ईजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं जो आपने डिज़ाइन की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे वहाँ पर डेमो जब हम लोग दे रहे हैं, जैसे आप लोग कोई चीज़ बनाते हो तो बताना पड़ता है भाई सर मैंने यहाँ प्रोटोटाइप लगाया है, तो प्रोटोटाइप ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर यूज़र को पता चलो कि यहाँ पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है, वो सारे पॉइंट्स। इसको मिनिमाइज कर दो। So demographic analysis is the collection of analysis of broad characteristics about group of people and populations. Demographic data is very useful for businesses to understand how to market to consumers and plan strategically for future trends in consumer demand. The combination of the internet, big data and artificial intelligence is greatly amplifying the usefulness and application of demographic as the tool of marketing and businesses strategy. Market segments are often grouped by age or generation. Demographic information can be used in many ways to learn more about the generalities of a particular population. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एज ग्रुप, यहाँ पर फैमिली साइज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम एंड एथनिसिटी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। अब जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन है, जैसे शादी.com, तो उसका जनरली जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन लोग हैं, या तो जो डाइवोर्स हैं या फिर जो लोग अपने लिए पार्टनर हंट कर रहे हैं, ठीक है। उसको ध्यान में रखकर उन्होंने पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन डिज़ाइन किया। तो जब कोई बंदा उस पर ऑन बोर्ड होता है, ठीक है, तो जब आप उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हो सारी चीज़ें, ठीक है, तो उसके बाद आप उसके अंदर बहुत अच्छे कंट्रोल देखते हो। अब शादी.com या जीवनसाथी.com या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स, ये आज से नहीं बहुत पुराने हैं। शार्क टैंक के अंदर आप देखते हो उसमें से एक शार्क जो है आपका, क्या नाम है उसका, अनुपम, तो वो बंदा इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो अनुपम ने वो जो एक बिजनेस मॉडल बनाया, उसने वो इन्हीं सब चीज़ों को सोच के बनाया कि उसने देखा कि भाई इंडिया में क्या होता है, जनरली जो हमारे यहाँ की शादियाँ होती हैं उसमें बिचौलिया होता है जो रिश्ता बताता है कि भाई वहाँ पर ऐसे ऐसे लड़का है या ऐसे ऐसे लड़की है, तो वहाँ पर आप बात कर सकते हो, है ना। तो उसने कहा भाई क्यों ना इस आइडिया को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेके आया जाए कि भाई जहाँ पर लोग बैठ के इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो जनरली ये उसने बनाया था एनआरआईज के लिए, ठीक है, रह तो बाहर रहे हैं लेकिन यहाँ का चाहिए पर्सन हमें, है ना। धीरे धीरे वो आइडिया हिट होता गया और आज की डेट में उनके एप्लीकेशंस, बहुत सारी मूवीज़ के अंदर वो स्पॉन्सर्स, दुनिया जान की चीज़ें हो रखी हैं उनकी।
तो आज की डेट में उनका जो मेन जो रेवेन्यू मॉडल है वो अपना शादी डॉट कॉम से ना होकर बहुत सारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनका चल रहा है। लेकिन वो पार्ट वो हर ईयर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ लेके आते हैं लोगों के सामने। तो इस चीज़ का उन्होंने ध्यान में रख के बनाया कि भाई किस तरह का टारगेट ऑडियंस। अब जैसे एक है कि टिफ़िन सर्विस का किसी को मॉडल चाहिए, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये ऐसे लोग कौन होंगे? तो ऐसे लोगों का अगर जो टारगेट ऑडियंस होगा, अगेन कोई बैचलर होगा, कोई मैरिड पर्सन होगा, वो तो टिफ़िन सर्विस को सब्सक्राइब नहीं करेगा। या ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों पार्टनर्स के टाइम्स मैच ना करते हो, एक की डे की जॉब है, एक की नाइट की जॉब है, तो उसको उस तरह की सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। तो जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो रिसर्च में ये इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होता है कि किस तरह के टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट करने जा रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी को फॉलो करके ऐसे ही बना दोगे, एप्लीकेशन का विजुअल तो आपका डिज़ाइन हो जाएगा लेकिन आपका मॉडल काम नहीं करेगा ढंग से। तो हर एक वेबसाइट के अंदर कंट्रोल्स आप लोग देखते हो जिसको बोलते हो फिल्टर। जैसे फ्लिपकार्ट में आप लोग जाते हो ना, तो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन हर रेंज का अवेलेबल है। 10,000 रुपये से लेके स्मार्टफोन अगर आप जाओगे तो 10,000 से लेके आपको 1.5 लाख 2 लाख तक के फ़ोन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे उसमें। अब एक बंदा है भाई जिसको 1.5-2 लाख वाला फ़ोन देखना ही नहीं है, उसको चाहिए भाई मेरे को 10 से 15 हज़ार के अंदर में कोई मुझे फ़ोन दिख जाए। तो वहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में फ़िल्टर कंट्रोल दिया हुआ है। इधर अगर हम लोग फ्लिपकार्ट में आते हैं और आप यहाँ से मोबाइल फ़ोन में आओगे तो हम जनरल क्लिक कर रहे हैं मोबाइल पर, और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अलग अलग आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिख जाएंगे, जैसे सैमसंग, पोको, इन्फिनिक्स, अपकमिंग सेल मोटरोला के ऊपर आने वाली है, यहाँ से रियलमी, पोको, सभी के अपने अपने सेगमेंट्स बने हैं। अब जैसे हम यहाँ से व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉपुलैरिटी वाइज अपने लोग डेटा देख रहे हैं जिसमें बेस्ट सेलर लिखा है। अगेन क्या है, एक रिसर्च है। जब एक विजिटर आए तो उसको ये पता चलना चाहिए ट्रेंड की लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक कंट्रोल इन न्यूज़ फर्स्ट, कि मेरे को तो लेटेस्ट फ़ोन देखना है। तो लेटेस्ट कौन सा है? वीवो V30। एक बंदा ये देखना चाह रहा है कि मेरे को हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाना है, तो यहाँ पर 90,000 का फ़ोन भी अवेलेबल है उसके अंदर। किसी का बजट है कि मेरे को तो स्मॉल कम से देखना है, तो 8,000 से ही फ़ोन अवेलेबल है। तो ये सब क्या है, रिसर्च है, यूज़र किस किस तरह से चीज़ों को ढूंढता है। हर बंदा लीनियर नहीं चलता कि भाई जैसा सा आपने दे दिया वैसा से हो जाएगा, वो चाहता है कि उसमें कुछ कस्टमाइजेशन हो। ठीक है, अब सीधी सी बात है, आप टीवी ऑन करो, जैसे पहले के टाइम में जब तक केबल नहीं होता था तो एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, उसका भी टाइम फिक्स हुआ करता था। देखा जाए तो वो अपने टाइम का बहुत सही था, लोगों को अपना टाइम भी मिलता था, और जब लोगों ने टीवी देखना होता था उसका भी एक डेडिकेटेड टाइम सेट था। उससे पहले लोग अपना टाइम से अपना काम ख़त्म कर लिया करते थे। फिर लोगों को चॉइस मिली केबल कनेक्शन की, उसमें क्या 24/7 चलते ही रहते, ख़त्म हो गया फिर से रिपीट आ रहा है। उसने लोगों का टाइम जो है वो ख़त्म कर दिया। अब बंदे का एक इंटरेस्ट चल रहा है, वो देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, धीरे धीरे हमारा क्या टाइम जो है जिसको हमें काम में इस्तेमाल करना था वो सिस्टम ख़त्म हुआ। ले दे के उसके बाद में आ गया सोशल मीडिया स्मार्टफोन के अंदर, उसने तो चलते फिरते बंदे को व्यस्त कर दिया। हर बंदे व्यस्त है, एक नोटिफिकेशन बंदे के घंटे खराब। तो जितने इन गैजेट्स के बेनिफिट्स हैं उतने, हाँ, तो ये सब कंट्रोल्स हैं। ये यहाँ तक की बात पहुँची कैसे? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपकी साइट में इस तरह के कंट्रोल नहीं होंगे तो एक यूज़र बेटर तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा आपकी साइट को। अच्छा, अगर आप अमेज़ॉन को देखें, ऐसा नहीं कि कंट्रोल वहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी आपको कंट्रोल मिलेंगे। यहाँ पर आप एक मोबाइल की कैटेगरी में आइए, ठीक है, और मोबाइल में हम वीवो सर्च कर लेते हैं, वीवो एंटर, यहाँ पर देखो ये फ़ोन्स वगैरह अवेलेबल हो गए, ठीक है। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखो, न्यूज़ फर्स्ट वगैरह का कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें? नहीं है ना? है लेकिन दिया हुआ, वो कहाँ दिया हुआ है? समझ रहे हो डिज़ाइन? मतलब ऑप्शन है लेकिन वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए, समझ रहे हो? और वहीं पर अगर हम लोग यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो ऑप्शन वहाँ पर है जहाँ यूज़र देख रहा है, उसको साथ में मिल रहा है।
इनका ना बड़ा अजीब डिज़ाइन सिस्टम है, मतलब बंदा सामान यहाँ खरीदेगा, ऐड टू कार्ट जाके यहाँ करेगा, इतना दूर दूर है, मतलब डिज़ाइन सिस्टम बहुत ही डिस्टर्ब है इनका। दूसरा, अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे प्राइस वाला सिस्टम इनका, यहाँ पर इनमें इन्होंने कोई क्लियरिटी रखी, बस ऐसे लिया जैसे डेटा कॉपी और सीधे पेस्ट, चलो जी फिल्टर बन के तैयार हो गए। इधर आओगे तो प्रॉपर हेडर डिफाइन करके तरीके से चीज़ों को रखा हुआ है, जितनी ज़रूरत की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट उतनी खोल के देते हैं, बाकी सब चीज़ें कलेप्स रहेंगी, तो आपको रिक्वायरमेंट है खोल के देख लो। तो हर किसी की क्या एक प्रेफरेंस है कि भाई एक बंदा फ़ोन लेने जब जाता है, उसका माइंडसेट ब्रांड नहीं है, उसका माइंडसेट है मेरे को हायर मेगापिक्सल का फ़ोन चाहिए, तो क्या करेगा, कैमरा का फिल्टर लगा लेगा। एक बंदा है जिसको परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ोन चाहिए, मुझे नहीं पता परफॉर्मेंस में कौन सा फ़ोन आता है, बट मेरे को 12 GB रैम चाहिए, उसके अंदर स्टोरेज मेरे को उसके अंदर 512 या 1 TB की रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर क्या है, वो फिल्टर सारे अवेलेबल है, ठीक है। सिम टाइप, नेटवर्क टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम, रेजोल्यूशन टाइप, स्पेशलिटीज, प्रोसेसर ब्रांड, ठीक है। बहुत सारे लोगों का एक प्रेफरेंस होता है भाई मेरे को स्नैपड्रैगन ही लेना, मेरे को मीडियाटेक चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर ज़्यादा रिफाइन होकर मिलेंगे। अब यहाँ जाओ, इन्होंने बनाया स्टोरेज, ठीक है, प्रोसेसर, बैटरी कैपेसिटी, जीपीएस। जब इतनी चीज़ आप खोल के यूज़र के सामने रख दोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। चीज़ों को हाइड नहीं करना चाहिए, समझ में आता है, लेकिन इतना ज़्यादा सब चीज़ें खोल के पहले ही रख दोगे तो यूज़र को नीचे तक के तो कंट्रोल ही नहीं दिखेंगे ना, जब तक वो स्क्रॉल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो एक्सपेंड कर लो, अदरवाइज सब आपके कलेप्स रहेंगे। तो इन्होंने जितनी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि आपके ब्रांड, यहाँ से रेटिंग्स, यहाँ से जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल है या नहीं है, और यहाँ पर रैम, इसके बेसिस पर इजीली यूज़र डिसीजन ले सकता है। जैसे एक होता है ना कि वेबसाइट में हमारे पास एक फीचर होता है ड्रॉप डाउन, जो जनरली हम लोग एड्रेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं कि भाई सेलेक्ट योर लोकेशन, है ना। तो आज की डेट में क्या है, मॉडर्न यूआई यूएक्स की प्रैक्टिस ये कहती है कि ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप बूटस्ट्रैप पढ़े हो तो यहाँ पर आप जाओगे, गेट बूटस्ट्रैप, एंटर करोगे, डॉक्स में आओगे, और यहाँ पर जब आप जाते हो फॉर्म के अंदर वैलिडेशन वाले पार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ड्रॉप डाउन किसको दिया, स्टेट को दिया। बट अगर किसी वेबसाइट में अगर आज की डेट में आप जेंडर सिलेक्शन देखते हो तो वो आपको या तो रेडियो फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रेडियो में कोई एक ही चूज़ हो सकता है, तो उसमें मेल फीमेल अदर्स इस तरह से हमारे डिफाइन होते हैं वहाँ पर। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपने वही चीज़ डालनी है जो इतनी ज़्यादा है कि स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना पॉसिबल नहीं है। जैसे स्टेट बहुत सारे हैं हमारे पास, है ना, सिटीज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं, और अगर हम लोग पूरे उसकी वर्ल्ड की बात करें फिर तो बहुत बड़ा हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो क्या करना है, अगर आप एक ब्रांड है और आप कुछ सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सर्विस ड्रॉप डाउन नहीं होनी चाहिए, वो सर्विस क्या होगी, यहाँ पर चेक बॉक्स के फॉर्म में होनी चाहिए। क्योंकि ड्रॉप डाउन में एक प्रॉब्लम ये आता है कि यूज़र एक चूज़ कर सकता है, बट मेरा इंटरेस्ट दो चीज़ों में, तो मैं 2 बार फॉर्म सबमिट करूँ तो 2 इंक्वायरी बन जाएंगी। तो एक ही फॉर्म से हम यूज़र से उसकी मल्टीपल इंक्वायरी एक्सेप्ट कर लें, तो हमें क्या करना है, उस चीज़ को सामने रखना है चेक बॉक्स के। लाइक आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, यूज़र को क्या क्या रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ चूज़ करके ऑप्ट करके सबमिट कर दे वन गो में, उसके अंदर ड्रॉप डाउन नहीं होना चाहिए। या फिर जैसे एक बहुत पहले हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, अभी 2 शटडाउन है, तो उसमें क्या था कि हमने ड्रॉप डाउन के अंदर ऐसा फीचर लगा दिया था कि यूज़र जब चूज़ करता लाइक वेब डिज़ाइनिंग, तो वेब डिज़ाइनिंग ऊपर हाईलाइट होकर आ गया, उसने चीज़ें चूज़ किया ग्राफिक डिज़ाइन, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर हाईलाइट हो जाएगा आपको। जैसे इस तरह का कुछ आपने फ्लिपकार्ट में एक फ़िल्टर लगाया है वीवो का, दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ पर जाके फ़िल्टर लगाया, रेटिंग जो है या फिर जो रैम है मेरे को वो 8 GB या उससे अबव की चाहिए, ठीक है, लग गया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आप फिल्टर बनाते जाओगे वो सब यहाँ आ जाएंगे। आपको लगता है कि बाद में मेरे को वीवो से मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ 8 GB के उसमें डिफरेंट ब्रांड का चाहिए, तो यहाँ पर 8 GB वाला आ गया, यहाँ से हाई टू लो चूज़ कर लो, तो यहाँ पर आप देखोगे 8 GB से ऊपर में कौन कौन से फ़ोन आ गए, हमने ये डाला ना 8 GB एंड अब सैमसंग वगैरह सब आ गया अपना। क्या मैंने कि सैमसंग सर्च किया इसके अंदर, नहीं किया ना, हमने यहाँ पर जनरल सर्च कर दिया। हम मोबाइल कैटेगरी के अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो हाईएस्ट जो फ़ोन है वो ये निकल के आ रहा है इसमें। इसी तरह से इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन है, बैटरी कैपेसिटी, इंटरनल स्टोरेज, तो काफ़ी रिफाइंड सिस्टम है, ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है। इधर आ जाओ, तो यही हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम लोग एक यूज़र को डिफाइन कर रहे हैं तो हमारा यूज़र कौन है। तो जैसे अरीना का अगर हम लोग एक एग्जांपल, एक केस स्टडी से समझें,
तो अरीना का जो मेन यूज़र होता है वो होता है 12th पास कैंडिडेट। ठीक है, कि भाई उसके बाद वो ग्रेजुएशन कर रहा है, पैरेलली वो साथ में कोई प्रोफेशनल कोर्स अपने लिए देख रहा होता है। तो दो चीज़ें उसकी एक साथ हो जाती है वन गो में। या कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो ग्रेजुएशन भी यहीं से करना चाहता है, तो वो ग्रेजुएशन भी कर लेगा, साथ में अपने प्रोफेशनल कोर्स भी अपना यहीं से कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये उसके लिए फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर हमारा एज ग्रुप क्या आ गया? ठीक है, तो जहाँ पर 18 प्लस। ठीक है, जनरली 18 की एज में बंदा अपना 12th बहुत आराम से कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ऐसे होता है ना, जल्दी भी हो जाता है किसी किसी। हाँ, क्या 18 में कॉलेज भी कर ली? हाँ, तो तुमने जंप की होंगी क्लासेस। हाँ, तभी ऐसा होता है। तो आज का जो स्टैंडर्ड है वो यही है, 18 साल की एज पे आपका 12th होना चाहिए। और पहले के में ना थोड़े से ये स्टैंडर्ड चेंज हो गए हैं। तो जैसे कि मान लो कि आज की डेट में एक बच्चा जो है मई मंथ में पैदा होता है। ठीक है, भले से उसकी एज ज़्यादा लेकिन उसका एडमिशन बैक में जाएगा। ठीक है, और एक बच्चा है जो मार्च अप्रैल से मार्च में पैदा हो जाता है, इसकी एज कम है लेकिन वो तुरंत पढ़ना चालू करेगा। तो ये सिस्टम बन गया है थोड़ा सा। तो अभी जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कि किस एज पर, राइट एज पर कौन सी क्लास में आपको होना है और क्या आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब वो आने वाले टाइम में ना, जो अभी ये जैसी ये नई एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी 2025 तक, तो उसके बाद में जंपिंग खत्म हो जाएगी क्लास की। चाहे आप कितने भी जीनियस हो, जंप नहीं कर सकते आप। प्लस मल्टीपल लैंग्वेजेस का होना बहुत ज़रूरी कर दिया। आपको कम से कम 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए स्कूल टाइम के अंदर ही। हिंदी इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। ठीक है, हिंदी मस्ट है, साथ में आप चाहो तो इसके संस्कृत लो, फ्रेंच लो, जर्मनी लो, कोई भी एक एडिशनल लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ नए चेंजेस हैं। जैसे ग्रेजुएशन अब 4 ईयर का मस्ट कर दिया। अब जो ग्रेजुएशन करेंगे वो 4 साल भी होगी और जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी वो 3 साल की होगी। तो ये 2025 तक हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी चीज़ें, सब जगह। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ही होती है, प्राइवेट गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। उसको सभी को फॉलो करना है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो, कोई भी हो, सभी ने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो यहाँ पर जैसे एक है फैमिली साइज। ठीक है, एक एज हो गया, एक है फैमिली साइज। फैमिली साइज के ऊपर बेस बहुत सारे आपके बिजनेस मॉडल बने हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें आपका 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दोनों, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जेंडर बेस्ड। तो जेंडर बेस्ड में आपके बहुत सारे टारगेट ऑडियंस आ जाती है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो कॉस्मेटिक का जो आपका है वो आपका बेसिकली क्या है, जेंडर स्पेसिफिक है। या आपके जो ज्वेलरी वाला है, क्या कर रहे हो पचर पचर, तो छोड़ दे थोड़ी देर, उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इस तरह का आपका जैसे कॉस्मेटिक और ज्वेलरी बेस्ड प्रोडक्ट है। मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसमें देखने के लिए। एजुकेशन बेस्ड। ठीक है, तो जैसे एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो आकाश आपका बेस्ट एग्जांपल है, बायजूस आपका बेस्ट एग्जांपल है। अब तो दोनों एक मर्ज हो गए हैं। अरीना आपका बेस्ट एग्जांपल हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो एजुकेशन में सिर्फ इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हो गए, ठीक है, या जैसे लॉ फॉर्म वगैरह हो गए, या आपके कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए। ठीक है, वो सब आपका एजुकेशन कैटेगरी के अंदर आएगा, जिसमें आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। इनकम ग्रुप, तो जब हम लोग कुछ डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, जैसे इनकम ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या समझें, जैसे एक ऑटोमोबाइल काफ़ी फेमस ब्रांड है हमारे, जैसे कि ऑडी, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू। जनरली हमारे 3 स्टैंडर्ड में देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा थोड़े से और हाई उसमें जाओगे तो पोर्शे वगैरह आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ये लोग भी अपने एप्लीकेशंस वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो हम लोग स्मार्ट एप्लीकेशंस आज की डेट में देख रहे हैं गाड़ियों में फीचर्स, वो अब से नहीं, बहुत पहले से हैं। इंडिया में बाद में लॉन्च होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर कार के अंदर हिल असिस्ट मोड जो होता है, ठीक है, कि भाई आप पहाड़ी एरिया में जा रहे हो तो जनरली क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा होपलेस रहते हैं, गाड़ी अगर बंद हो जाती है या अगर आप रोकते हो तो आपको हैंड ब्रेक वगैरह लगा के रोकनी पड़ती है। तो हिल असिस्ट क्या होता है कि एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम रहता है आपका, जो गाड़ी को ट्रैक्शन बना के रखता है, यानी कि गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं फ्लाईओवर गाड़ी बंद है, घबरा जाते हैं, गाड़ी पीछे आने लग जाती है। तो ये फीचर अब से नहीं है, 10-15 साल पहले से अवेलेबल है। लेकिन सोचो वैगनार जैसी इतनी पुरानी गाड़ी, वैगनार का जो फर्स्ट वो लॉन्च होता तो उसमें बाहर डाल के दिया गया था। इवन सेंट्रो जैसी कार के अंदर ये फीचर दिया हुआ है, लेकिन इंडिया में नहीं देते।
क्योंकि यहाँ चाहिए लोगों को कम बजट के अंदर सेम चीज़। तो वो क्या करते हैं, सारे फीचर निकाल देते हैं गाड़ियों से। जैसे अभी क्या है ना कि स्विफ्ट का नया मॉडल आया है, तो उसमें एडास है, लेकिन इंडिया में नहीं दिया, बाहर जो लॉन्च है उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर फीचर्स निकाल दिए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, जो फीचर्स लेके जो इंडिया पहुंची कंपनी है, जैसे कि आप देखो एम जी स्टार्टिंग से फीचर लोडेड गाड़ी आपकी लॉन्च हुई थी, हेक्टर में आई थी ना। फिर उनके बाद उनकी हेक्टर के टक्कर पे उन्होंने एक छोटी हैचबैक निकाली जिसको हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर उनकी कार 10 लाख से लेकर 20 लाख तक की रेंज में जाती है, और इतनी लोडेड कार है कि दुनिया जान के फीचर उसके अंदर। तो अब जो ब्रांड है वो लोगों की नीड को समझ के जिसका जैसा बजट है वैसा बना के दे रहे हैं। जैसे होंडाई के अंदर एक बहुत फेमस उनका एक सेगमेंट आता है वरना। वरना जब आप लेने जाओगे तो 20 मॉडल आते हैं एक ही कार के, जिसका जैसा बजट है वाला मॉडल ले आओ। तो ये क्या है, इनकम ग्रुप है। तो जैसे अरीना का मान लो अगर मुझे कोई ऐड चलाना हो, अगर इसको डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में समझो कि भाई एक बच्चा है जो डिग्री करना चाह रहा है, तो मेरा डिग्री का ऐड उसी बच्चे को दिखाई दे जो 3 लाख की डिग्री को या 4 लाख की डिग्री को अफोर्ड कर सके। हर कोई देखेगा तो अननेसेसरी मेरा ऐड का बजट बर्न होगा, फ़ायदा कुछ है नहीं। तो आप इनकम ग्रुप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में अगर हम लोग बात करें। और यहाँ पर जब आप इस तरह का कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो यानी कि ये क्लास हो गया। अगर हम लोग इनकम ग्रुप की बात करें तो यानी कि अगर आप कोई ऐप जब डिज़ाइन कर रहे हो तो आपने उसके अंदर फीचर बड़े सोच समझ के डालने हैं, कलर स्कीम बड़ी सोच समझ के रखनी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में लेके चलो। और एथिसिटी, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग टीवीएस का एग्जांपल देखते हैं, और ये अर्लियर मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है, टीवीएस के ऊपर एग्जांपल ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक साउथ इंडियन पर्सन है, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली इस कंपनी को फाउंडर जो रहे, इनका पूरा नाम है थ्रीकुरुकुडी वेंकटरम सुंदरम, ठीक है, इनका पूरा नाम है। और इन्होंने ये बेसिकली स्टार्ट किया। अब यहाँ पर आप अगर देखो, सो द नेम TVS comes from the initial name of this person. TVS is one of the largest manufacturer of motorcycles, mopeds and auto rickshaws in India. ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने मार्केट को कैसे एक्वायर किया। इन्होंने डेमोग्राफी को सेगमेंट कर दिया। इन्होंने क्या बोला, कोई जो रूरल पीपल हैं उनको इकोनॉमी एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने एक मोपेड बना के दी। स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़कियों के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए मोबिलिटी एंड कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर उन्होंने ये बना के दी थी एक स्कूटी। ऑफिस वगैरह के लिए भैया बंदे को डेली जाना है, जिसको रोज़ाना चलना होता है उसको माइलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसको कभी कभी चलना उसको माइलेज मैटर नहीं करता। तो उन्होंने ऑफिस गियर्स में माइलेज इकोनॉमी बजट फ्रेंडली बाइक बना दी। कॉलेज स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हंकी फंकी बाइक चाहिए होती, तो उन्होंने उनके लिए स्पीड वाली स्टनिंग लुक वाली अपाचे बना दी इसके अंदर। और अपाचे के नए नए मॉडल आते जा रहे हैं, अभी 310 का लॉन्च हो गया, ठीक है। तो इस तरह की आप देखो तो डेमोग्राफिक का बेस्ट एग्जांपल कि कैसे आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। तो जैसे वो देखते हो ना कि जैसे वीवो, ओप्पो, आपका जो ये आपका वन प्लस और एक और आता है उनका फ़ोन, ये चारों जो फ़ोन है ये अलग अलग सेगमेंट को टारगेट करते हैं। जैसे वीवो हो गया जिसको कैमरा और म्यूज़िक दोनों चाहिए, जिसको सिर्फ और सिर्फ कैमरा चाहिए उसके लिए उन्होंने ओप्पो दे दिया, जिसको परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए उन्होंने वन प्लस बना दिया। ब्रांड एक ही है लेकिन ऑडियंस कोई भी ना छूटे, हम मार्केट को पूरा कवर कर लें, एक्वायर कर लें। तो उन्होंने इस तरह से 4 फ़ोन बनाए एक ही कंपनी ने, और 4 डिफरेंट कंपनी रजिस्टर करके चारों की रिसर्च R&D टीम पूरी अलग बनाई कि भाई तुम देखो यूज़र को रिसर्च करो उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो पोको भी जो है वो वीवो के अंडर में ही आता है, पोको फ़ोन भी लेके चौथा फ़ोन ही है उनका, ठीक है। तो जब आप कुछ भी बना रहे हो तो इस तरह से अपना चीज़ों को सोच के चले कि क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो हर एज ग्रुप को हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या आपके पास हर एज ग्रुप के लिए कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे मर्सिडीज़ BM का जैसे हम लोग एग्जांपल लें तो उन्होंने क्या कर रखा है, उसको मिडिल क्लास लेवल से थोड़ा सा ऊपर या मिडिल क्लास के अंदर भी जो लोग थोड़ा सा हाई एंड लेवल पर है जो ले लें लेकिन उसके बाद उसके मेंटेनेंस को भी अफोर्ड कर पाए, उन्होंने उस तरह का अपना प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो 20 लाख के अंदर तो कोई नहीं आती ना, 20 से ऊपर ही जाती है उनकी, 25-30 से स्टार्ट। हाँ हाँ, तो इस तरह से बनी हुई है चीज़ें।
सिर्फ इसी ने नहीं किया, सभी ने किया। अगर आप हीरो होंडा में आओगे तो एक टाइम पर क्या था ना कि हीरो होंडा बेसिकली 2012 में स्प्लिट हो गए, 11 तक दोनों साथ में ही थे। तो जो हीरो की इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली होंडा से उन्होंने ली हुई है। और होंडा ने बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो हीरो का इस्तेमाल ही किया मार्केट के अंदर, क्योंकि हीरो पूरी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर में आता है साइकिल के अंदर। सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में साइकिल प्रोड्यूस करता है वो हीरो है, ठीक है। बाइक में भी आता है, साइकिल में भी आता है, ठीक है। तो जब हीरो के साथ में होंडा ने मर्जअप किया था बहुत पहले 80s के टाइम में, तो क्या था कि उन्हें इंडियन मार्केट को एक्वायर करना था, लेकिन करे कैसे। तो उन्होंने एक ऐसा बंदा ढूंढा जो हर घर में अवेलेबल है। तो दैट टाइम दो ही साइकिलें चलती थी, या तो हीरो या एटलस। एटलस भी काफ़ी अच्छा बनाने में थे साइकिल्स वगैरह, लेकिन वो उतना अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करवा पाए लोगों के बीच में जितना हीरो ने कराया। हीरो ने उसके टक्कर में थोड़े कम में निकाल दी थी, लाइट वेट निकाल दी थी, मतलब क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करके बना दी थी चीज़ें। एटलस बड़ी हैवी साइकिल बनाते थे। नीलम काफ़ी फेमस थे, ठीक है। नीलम नाम का एक ब्रांड था जो बेसिकली आपका ना इसमें आता था रिक्शास के बिजनेस में। तो ज़बरदस्त मतलब उनका प्रोडक्ट, मतलब उसमें हीरो भी कुछ नहीं ना एटलस कुछ। उस टाइम पर सिर्फ एक ही फेमस ब्रांड, जैसे बोलते हैं ना मिक्सी में सुजाता, कमर्शियल में अगर आप जाते हो तो उसमें नीलम का ब्रांड बहुत फेमस था। तो हीरो के साथ होंडा ने टाई अप इसलिए किया कि भाई हर घर के अंदर है, तो हमें क्या करना है उनके साथ सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी जोड़नी है और हम सबके घर तक पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ देखते हो इंडिया में कुछ कार्स हैं जैसे रेक्सटॉन, सैंगयोंग, ये सब क्या है बाहर से आए, इन्होंने महिंद्रा के साथ टाई अप किया और लॉन्च हो गए। बाद में जब देखा हमारा बिजनेस बन गया, जैसे कि रेनॉल्ट को भी इंट्रोड्यूस महिंद्रा नहीं किया था यहाँ पर, तो उसके साथ टाई अप किया। जब देखा कि हमारी पॉपुलैरिटी बन गई डस्टर की मार्केट में अच्छी खासी, कहते हैं हम अलग अलग, ठीक है। तो इसमें कोई इनका लॉस नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि बेनिफिट ऐसा समझो, जैसे अरीना है, अरीना के अंदर डिग्री जो है, अब कोई भी मल्टीमीडिया के अंदर ना डिग्री नहीं दे सकता जब तक उसका किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से टाई अप ना हो। जैसे हमारे साथ जगन्नाथ का है, या जैसे अभी रिसेंटली हमारे साथ टाटा ने टाई अप किया, टाटा बॉम्बे से, जिन्होंने एजुकेशन के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की हुई है, और उन्होंने हमारे साथ टाई अप किया है ताकि उनके कैंडिडेट्स को हम लोग यहाँ से ट्रेन करके दें, या फिर हमारे कैंडिडेट्स उनके पास से डिग्री लेंगे लेकिन पढ़ेंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टाई अप, जिसमें हम लोग क्या करते हैं एक मेमोरेंडम साइन करते हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस सारी चीज़ें अपनी होती है। यार यहाँ का एसी काम नहीं कर रहा मेरा, तभी तो गेट खोल के बैठा हूँ। हाँ पता नहीं, बहुत ही बेकार चल रहा है। रंगर, मैंने कब के लिए बोला था, भूल गए तुम। हाँ जब लेके गए थे मैंने कब भिजवा देना। ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि किसी जगह पर, जैसे मैंने आपका महिंद्रा का एक एग्जांपल दिया कि उनके साथ कोई डिफरेंट ब्रांड कोलैब करता है, तो होता है कि उस ब्रांड को देखने के लिए लोग आपके स्टोर पर विजिट करते हैं। अब मे भी हो सकता है वो एक्सपेंसिव हो, लेकिन बंदा अगर आपके स्टोर तक आया तो कहीं ना कहीं एक डिज़ायर तो डेवलप कर दी ना आपने, तो हो सकता है वो ना खरीदे, आपका प्रोडक्ट लेके चला जाए। तो फ़ायदा कहीं ना कहीं दोनों लोगों को ही होता है, दोनों पार्टियों का होता है इस केस में, और इसीलिए कोलाब्रेशन होता है यहाँ पर। तो आज के टाइम देखते हो डिजिटल उसमें जब आप सोशल मीडिया में कोई ऐड वगैरह देख रहे होते हो तो उसमें पेड प्रमोशन मेंशन होता है, अगर आपने बैच देखा हो। तो अगर वो कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई बंदा आपको बढ़ चढ़ के बहुत तारीफ़ें कर रहा है तो उसमें ना वहाँ पर पेड प्रमोशन मेंशन किया जाता है। दूसरा होता है आपका रिव्यू बेस्ड, जिसको बोलते हैं एफिलिएट मॉडल। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आज की डेट में लोग यहाँ पर सर्च करते हैं बेस्ट एसी इन इंडिया 2024, तो सबसे पहला आपको यहाँ पर जो दिखाई देगा स्पॉन्सर से अगर अलग हट के देखोगे तो क्या लिखा था, इकोनॉमिक टाइम। अब इकोनॉमिक टाइम एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है और वो लोग बेसिकली एसी के बारे में लिख रहे हैं, है ना। कोई छोटा मोटा ब्रांड तो नहीं है ना, ये पूरा एक ग्रुप है ना।
अब यहाँ देखो ये एसी के बारे में बता रहे हैं, ये है क्या सिस्टम, ये है एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको वोल्टास का एसी यहाँ से पसंद आया तो आप कहाँ जा रहे हो, अमेजोन। ध्यान रखना कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखोगे ना तो उसमें फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, ना ही कोई आपको ये रिकमेंड करके जाके फ्लिपकार्ट से खरीद लो। वो कहेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अमेजोन से ले लो। क्यों? क्योंकि अमेजोन इंडिया में एक ऐसा मॉडल रन करता है जो ये कहता है कि भाई आप मेरे साथ रजिस्टर हो जाओ, प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक बात पहुंचाओ। यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है बिकम एन एफिलिएट। फ्लिपकार्ट को जरूरत नहीं है क्योंकि फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है ना, उसका इतना तगड़ा वो नहीं है। ये लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल है, तो इनके पास अनाप शनाप पैसा है, तो इतना बांट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, जितने भी आज के डेट में आप देखो ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वगैरह जो आपको मिलेंगे, उसमें आप नोटिस करेंगे आपको अमेजोन के ही लिंक देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब इससे होता क्या है, जैसे हर एक सेगमेंट पर ना अलग अलग, जैसे मान लो कि गर्ल्स किसी अपैरल्स के बारे में कुछ अपना रिव्यू कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर क्या होता है, कपड़ों के ऊपर 10 से 15% तक का कमीशन होता है। आपने किसी ड्रेस के बारे में लिंक डाल दिया, किसी ने देखा उसको और एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक किया और यहाँ जाके उसने देखो दिखाई दे रहा है यू आर डायरेक्टिंग टू दिस, बंदा यहाँ जाके खरीदेगा, वो खरीद अमेजोन से रहा है। लेकिन अमेजोन जो है इस प्रोडक्ट की अगर मैं परचेजिंग कर लेता हूँ तो इसका 7% 5% जो भी अमाउंट डिसाइड होगा वो इसको जाएगा इकोनॉमिक टाइम। ठीक है, तो इनका ये ना कमर्शियल अकाउंट बना होगा। ऐसे आप लोग भी अपना रजिस्टर करके कोई भी प्रोडक्ट के बारे जो भी आप खरीदते हो ना उसको रिव्यू करके डाल सकते हो अनबॉक्स करके। तो किसी ने तुम्हारे लिंक से अगर खरीद लिया तो तुम्हारे पास 4 पैसे ही आते हैं उसके, तो कोई इसमें छोटी वाली बात नहीं है। अच्छे खासा लोग लाखों लाखों रुपए कमा के उठते हैं महीने का यहाँ से एफिलिएट से। तो यूट्यूब पे ना उस पर अगर आप देखोगे तो 2-3 मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक हस्बैंड वाइफ है, वो ना सबसे ज़्यादा रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट का। अगर आप एक साउथ से एक बंदा देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा प्रेशर वॉशर में उसका वो सबसे ज़्यादा रिव्यू करता है। उसके हर दिन उसको एक नई मशीन लेनी है और उसका रिव्यू करना है। और वो पहले खरीदता था, ठीक है, लेकिन बाद में ब्रांड अब उसको देते हैं अपने अलग अलग मॉडल, फिर उसका वो गिव अवे करता है बंदा कि भाई जो सबसे बढ़िया बताएगा ये है वो है सारी चीज़, तो उसको एक मशीन वो दे देता है उसमें। हाँ, गीजर कूलर एक बहुत देखो ना, खालसा इलेक्ट्रॉनिक्स वो करते हैं, ठीक है, जो एक आपके जलंधर से हैं वो करते हैं उसका रिव्यू, एक आपके यहाँ से हैं नेक्सिस सोलर वो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करती हैं और उनका इन्फ्लुएंस वो ऐसा नहीं कि कुछ किसी को गलत गाइड कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट बेहतर है उसके बारे में बेहतर बताएंगे और प्रोडक्ट कंपैरिजन के साथ भी वो लोग देते हैं कि मान लो आपने ए प्रोडक्ट लिया बी प्रोडक्ट लिया, दोनों में क्या प्लस है क्या माइनस है, अब आप अपने हिसाब से देख लो, आपको जमता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों के लिंक को डाल के दे देंगे। लेकिन आपको प्रॉपर बताएंगे उसका कि भाई कंपनियाँ आपको नहीं बताएं लेकिन हम आपको बता रहे हैं। जैसे भी हाल फिलहाल में अगर आप देखो कि यूट्यूब पर काफ़ी फेमस है अरुण पवार के नाम से, एक कार के ऊपर ब्लॉग्स वगैरह बनाता है बंदा। तो जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की बहुत बेसिक सी थी, मैंने उसकी पूरी जर्नी देखी बंदे की और आज वो बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। अगर आज की डेट में उसके यहाँ से कोई वीडियो बनती है तो वो महिंद्रा को हिला देता है बंदा, मारुति को हिला देता है बंदा, पूरा सबको हिला देता है। तो एक बंदे ने अभी हाल फिलहाल में ना वो खरीदी थी उनसे ही, कौन सा आता है ना, ब्रेजा आता है और एक इनका ग्रैंड विटारा आती है। तो ब्रेजा के में एक इन्होंने गाड़ी खरीदी 18 लाख का मॉडल, और उस बंदे की कार में ना थर्ड गियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आवाज़ हो रही थी। बंदा कंपनी पे जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, वो फिर और ऊपर जाता है तो वो कहते हैं जी हमारी गाड़ी में फ़ीचर है। उसकी गाड़ी में चेंज नहीं कर रहे, उसके कहते गाड़ी के अंदर फ़ीचर है। वो भाई साहब बात जैसे तैसे वहाँ तक पहुँची अरुण पवार तक, तो उन्होंने मिलके वो वीडियो बनाया, फिर सारी सुनवाई होगी ऊपर से लेके नीचे तक, वो गाड़ी चेंज भी होगी बंदे की। क्योंकि अब इतने सारे बंदे लोग जो है, जो पूरी इंडिया की ऑडियंस है, जब वो उस वीडियो को देखेगी तो सेल का ग्राफ तो नीचे जाएगा ना। तो ये है डिजिटल प्लेटफॉर्म की पावर कि आप भले से अपना पे कितनी तुर्रम खा क्यों ना हो, लेकिन नेगेटिव मार्केटिंग आपको ले डूबेगी आज की डेट में। तो इतना तगड़ा रोल प्ले करते हैं क्यों? आज तो डिजिटल मार्केटिंग गई, अरे वाह, पढ़ा हुआ डिजिटल मार्केटिंग नहीं। ईमेल मार्केटिंग,
तो मॉडरेट वर्सेस अनमॉडरेट जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा था, इट रिक्वायर्स अ मॉडरेटर दैट गाइड्स द पार्टिसिपेंट्स थ्रू द टेस्ट. यहाँ पर देयर इज नो वन प्रेजेंट एज द पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट द टास्क. अगेन मॉडरेट में देखें, इट गिव्स यू मोर कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ द टेस्ट. ग्रेट फॉर टेस्टिंग अ प्रोडक्ट इन द यूजर्स नेचुरल कॉन्टेक्स्ट. It's often expensive and time consuming. It has a lower cost and quicker turnaround. You can ask the participants follow up questions about what they did something. There is no possibility to delve into user sections in real time. It allows you to get rich qualitative insights from the user. It is useful for large sample studies such as quantitative testing. तो ये आपके दो चीज़ होती हैं, मॉडरेट और अनमॉडरेट. तो जनरली जो आपको अप्रोच रखना चाहिए वो मॉडरेट वाला रखना चाहिए. अनमॉडरेट अप्रोच आपको कम रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे. मेरे दूसरे बैच को टाइम हो रहा है. तो अब इसमें आप देखते हो कि क्या होता है. जैसे आप डिज्नी हॉटस्टार चलाते हो, या जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देख रहे होते हो, तो क्या होता है कि कई बार तो ऐड आता है, कई बार क्या होता है ऐड के ऊपर एक सर्वे खुलता है ना. जैसे भी हाल फिलहाल में क्या था, उसने यूट्यूब ने एक सर्वे अपना, डिज्नी हॉटस्टार ने एक सर्वे रन किया होता है कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ परचेजिंग करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ पर, आपकी एज क्या है, किस जगह से है आप, जहाँ से बेसिकली आप सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं. तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, चूज़ करते हो और सर्वे को सबमिट कर देते हो. ठीक है, तो जैसे सर्वे इन यूट्यूब तो आप देखोगे ना, तो इस तरह से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे देखने के लिए. ठीक है, आपने देखा होगा खुलते हैं हमारे वीडियो वगैरह के ऊपर. ठीक है, तो ये आपका सब क्या है, क्या. हाँ, तो तुम्हें भी अपने डिज़ाइन के सर्वे करवाने पड़ेंगे जब आपको अपना बनाओगे ना ग्रुप प्रोजेक्ट. तो ग्रुप प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने क्या होगा कि गूगल फॉर्म बनाना है, और गूगल फॉर्म बना के डिस्ट्रीब्यूट भी करना है. जैसे आप लोगों ने फिल किया था ना शायद, उनका जब आया था अर्बन कंपनी के उस पर करा था, आप में से किसी ने किया था. तो ये आपका मॉडरेट के अंदर जाएंगी इस तरह की चीज़ें. तो यहाँ पर क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस मेजरमेंट. जैसे कि CSAT यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, CES कस्टमर एफर्ट स्कोर, NPS नेट प्रोमोटर स्कोर. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आप यहाँ पर बनाओ, जैसे टाइप्स ऑफ सर्वे, ये इतने तरह के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे होते हैं कि आप कौन सा सर्वे कर रहे हो. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला आप किस पे कर सकते हो, जैसे कि भाई आप जो ऐप बना रहे हो उस पर यूज़र सेटिस्फाइड है कि नहीं है, उसका एक सर्वे बना लो. या फिर कस्टमर का एफर्ट स्कोर कि भाई उसको चलाने में उसको क्या रेटिंग करना चाह रहे हैं अपना, वो भी आप बना सकते हो. या आप प्रमोटर के लिए एक अलग बना सकते हो, इसका एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है. तो इतने टाइप्स ऑफ सर्वे हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कस्टमर एफर्ट स्कोर सर्वे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नेट प्रोमोटर स्कोर सर्वे, क्लोज एंड क्वेश्चंस फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च, ओपन एंड क्वेश्चंस फॉर क्वालिटेटिव यूजर रिसर्च. तो इसमें आप अलग अलग अपने सवाल डालोगे कि किस बेसिस पर आप बेसिकली अपने ऐप को रैंक करा रहे हो यूज़र के बीच में, या एनालाइज करा रहे हो कि यूज़र से आप क्या पूछना चाह रहे हो कि भाई कितना कंफर्टेबल है आपके लिए यहाँ से प्रोडक्ट को चेकआउट करना फॉर एग्जांपल. तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह डाले जा सकते हैं. उसके बाद 10 क्वेश्चन डालो, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होने चाहिए कि यूज़र बोर हो जाए भरते भरते. उससे बेटरमेंट के बारे में पूछो, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट है, कुछ फीडबैक है. उसके अलावा अगर वो लिख के देना चाहे आपको तो वो चीज़ें होनी चाहिए उसमें. तो जैसे एग्जांपल के तौर पर UX सर्वे रिसर्च पर्पस फॉर ट्रांसपोर्टेशन है, तो जेंडर क्या है, ठीक है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है बंदे का, हाउ डू यू कम्यूट टू योर ऑफिस,
बस और ट्रेन से जाता है या फिर वो ऑन व्हीकल बाइक और कार के थ्रू, ठीक है, या यूजिंग ओला या उबर और रैपिडो, या हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू कम्यूट टू योर ऑफिस बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली या ओकेजनली। तो इस तरह के क्वेश्चन हो जो बेसिकली उसकी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हो। व्हाट आर द मेन चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग योर डेली ऑफिस कम्यूट। हो सकता है उसको खड़े होकर जाना पड़ता हो, या उसको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फेस करना पड़ता हो, या फिर वो ट्रैफिक वजह से लेट हो जाता हो, क्या चैलेंजेस है। हैव यू एवर वेटेड फॉर बस और ट्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन कम्यूटिंग टू योर ऑफिस। तो जनरली मेट्रो वालों का सबसे बड़ा जो पेन है ना, वो यमुना बैंक राजीव चौक, कई बार 15-15 मिनट तक नहीं होती, या फिर आ जाती तो गेट बंद नहीं होती, खुली खड़ी रहती है मेट्रो। टेक्निकल फेलियर महीने में 2 बार आते हैं इनके, जिसमें बंदा 1-1.5 घंटे आराम से लेट पहुंचता है मस्त। तो इस तरह के क्वेश्चन वगैरह बना के आप आंसर वगैरह सबमिट करवा सकते हो, फिर उसके ऊपर क्या सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, ये होती है आपकी रिसर्च। तो एक मॉडल बना, अगर आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली एनसीआर के अंदर कुछ बसेस चलती है, ठीक है, शटल, ठीक है। हर जगह है दिल्ली के अंदर आप शटल बुक कर सकते हो, ये किनका मेन ऐप है, ठीक है। और इनकी बसेस वगैरह इसी तरह से मेंशन होगा बिल्कुल, उसके ऊपर आप देख लेना। हमारे यहाँ गाजियाबाद से बहुत चलती है। जनरली इन्होंने क्या करा, जितने मेट्रो स्टेशन हैं मेजर मेजर, वहाँ से इन्होंने शटल सर्विस स्टार्ट की हुई है। जैसे एक होता है कि जैसे हम लोग गुड़गांव पहुँचे, तो गुड़गांव का ना वो एंड हो जाता है मेट्रो का, तो वहाँ से शटल आगे बहुत सारे ऑफिस हैं उसके भी बहुत आगे तक जाके, तो उन्होंने शटल सर्विस दी हुई है। या जैसे यहाँ गाजियाबाद में वैशाली एंड पड़ जाता है, या गाजियाबाद के अंदर पुराना बस अड्डा एंड पड़ जाता है, तो ऐसी जगह से शटल सर्विस अवेलेबल है जहाँ से आप यूज़र को एक डिफरेंट शॉर्टकट से लेके जा सकते हो। तो जैसे बहुत सारे लोगों को जो गुड़गांव जाना है सुबह सुबह, तो उन्होंने क्या कर रखा है, पुराने बस अड्डे से ईस्टर्न पेरीफेरल होते हुए वो लोग वहाँ ले जाते हैं उसको। तो ईस्टर्न पेरीफेरल अलग अलग जगह पर एग्जिट पॉइंट देता है ना हमें, तो किसी को मानेसर जाना है तो उसके लिए अलग शटल सर्विस चल रही है। तो इस तरह से दिल्ली के पूरे ट्रैफिक से आप बच गए, आराम से इसी बस में बैठे के 2-3 घंटे आपको मिले, लैपटॉप कनेक्ट करो, अपना चार्जिंग पॉइंट, अपना काम करना है, प्रेजेंटेशन करना है, अपना उस टाइम यूटिलाइज करते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। प्रेजेंटेशन का टाइमिंग अपना सबका रेडी है ना, हो जाएगा ना परसों तक। ज़्यादा बड़ा के चक्कर में पढ़ना, पता चला बड़े के चक्कर में कुछ भी ना दिखाओ, कोई भी एक चीज़ कंप्लीट कर लेना। जैसे ऑन बोर्डिंग हो सकता है, या जैसे कि चेकआउट, अगर एक प्रोडक्ट का हम लोग दिखा रहे हैं उस तरह की चीज़ें दिखाने की कोशिश करना। टाइमिंग यही रहेगा अपना बैच टाइम। डाल दूंगा ग्रुप पे लिंक थोड़ी बहुत देर में। बस तो जॉब करके आ जाना, आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ये बेसिकली होता है, जैसे मान लो कि अरीना का अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो फिर अरीना के बारे में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ नेगेटिव कहा गया है, पॉजिटिव कहा गया है, दैट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ओ आर एम। हाँ, ये आपका जो गूगल के ऊपर जो हम लोग देखते हैं रिव्यूज़, वो चीज़ें होती हैं। तो इसको ना ऑनलाइन रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीआर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस रिलीज़ करते हैं, अपने इंटरव्यूज़ करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को हम लोग बताते हैं कि हमने क्या किया। तो जैसे देखते हो ना, जैसे पीएम मोदी ने अभी क्या किया है अरीना के कोर्सेज वगैरह को लेके, कि भाई गेमिंग वीएफएक्स की जो इंडस्ट्री है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इन 2023-2024, तो लोगों को इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हो नेशनल स्किल्स के जो हमारे वो चल रहे हैं एक्टिविटीज़ वगैरह, तो कल 40 बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो एक अगर आपको वीडियो दिखाऊँ छोटा सा, तो देखो कितने सारे बच्चे हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। कहाँ गया अरीना, अरीना 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 कंबाइन, यस, ये देखो। तो ये कल का है जहाँ पर वो इवेंट चला, जहाँ हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्किल इंडिया कॉम्पिटिशन के अंदर।
अलग तरह के यहाँ पर ये वहाँ था क्या नाम डाला था ग्रुप के नाम आया था ये अपना बच्चा है जो उसमें जीता है थ्री के अंदर एक बच्ची अपनी जो ग्राफिक में जीती है अब ये जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल हाँ दिल्ली में हुआ था नेशनल जीत गए अभी अब ये जाएंगे इंटरनेशनल तो जैसे लास्ट ईयर था टोक्यो में हुआ था तो बच्चे हमारे के टोक्यो में थे यही रहेगा इंडिया स्किल्स लेकिन वहाँ पर ना उसमें पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और कॉम्पिटिट करते हैं उसके अंदर आके फिर उसमें से विनर निकलते हैं ये हमारे 3D वाले सर है ये ग्राफिक के सर है वहाँ पर ये साउथ से जीतते हैं हर बार बच्चे यहाँ से गए ना इस बार 40 बच्चे गए कल दिखाता हूँ देखो यहाँ ये देखो ना यहाँ से अपने एक सेंटर के बच्चे हैं सारे कल बस गई थी ना यहाँ से ये देखो सारे पूरी बस गई थी भर के फाइल सीआर से नहीं मेरे पास फाइल सीआर ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना नहीं फाइल सीआर से कर ले ये साइड है सब मिल जाएगा मैक वैक सब पे मिल जाते हैं इसमें नहीं मैं प्रोटोटाइप चेक कर रहा हूँ इस पे बाहर निकल के क्यों लगाया तुमने और लगाया भी तो गलत बनाया ये तो काफ़ी बड़ा एरिया है ना क्लिकेबल तो इस पर तो ज़रूरत ही नहीं है अपने को ये बाहर वाला बंद करो सही है यहाँ डबल डबल आ रहे हैं देख रहे हो यहाँ भी गड़बड़ है लोड हो गई अभी यहाँ नहीं लगाया ना ठीक हाँ सर जो बना रहे हैं तो ये जो ऊपर वाला नॉच एरिया और ये नीचे इसको क्या बोलते हैं आगे को ये बनाने हैं ये तो बने बनाए मिल जाते नहीं हैं बना मतलब रखने हैं डिज़ाइन में या वैसे भी रख सकते हैं रख सकते हो सर बात ठीक है ना उसको प्रोटोटाइप भी बनाना बस वो प्रोटाइप के अंदर वो पैडी वैडी में डाल के वो सही करो सर मैं वायर फ्रेम में देख रहा था तो एक एंड्रॉइड में ये जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं ना बैक हाँ। होम बटन और वो उसका उसकी जगह एक बार भी आ रही थी आईफोन जैसे वैसे भी होते हैं एंड्रॉइड में आइकन वाले देखो इसमें इसमें जैसे इसके ना आइकन्स हैं ये हाँ तो एंड्रॉइड वाला वायर फ्रेम देखा था उसमें नीचे बार आ रहा था जैसे उसमें आता है आईफोन में आता है वो तो इसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन होता है कि बैक हमें इधर रखना है इधर रखना है सारे नहीं कंट्रोल नहीं जैसे एक में तो ऐसे आ रहा था मतलब हाँ। इसके फोन में ऐसे आ रहा है एंड्रॉइड में मेरे में भी ऐसे ही है हाँ वो जैसे एंड्रॉइड में सिर्फ बार होती है ना एक ये नहीं होते जैसे एप्पल में आती बाहर नीचे हाँ वो वाली एंड्रॉइड बार। में उसमें आती है शायद वो सैमसंग के किसी फ़ोन में तो आती वो है वायर फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ तो वो चल जाएगा ना सर हाँ चल जाएगा मतलब एंड्रॉइड के लिए सर ये आदि टोक्यो वाला बनाना है वैसे था उसमें मैंने यहाँ से बना के बन जाएगा ये देख लो नहीं तो इतना ही बहुत है सर सही है मतलब प्रेजेंटेशन के लिए हाँ इसकी पीपीटी बना लेना गलत है ये
अच्छी क्वालिटी की लगा लो, ख़राब आ रही है। मेक एन अपॉइंटमेंट का रेडी कर लो। सर मेरे को कुछ और तो दिखाया नहीं इतने बात मेरे को सर मैं ऐसे साइड से जो मेरा नैप बार आता है ना वो ना पूरी स्क्रीन पर आ रहा है, मेरे को हाफ स्क्रीन पे चेंज करूँ कैसे? और ये नीचे ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए ना लॉक। सर वो मैंने बोला था इसको भी, इसके ऊपर एक फिक्स्ड कर दिया और हाँ। वो लगा दिया। हाँ सर, इसी नीचे वाले को ना हाँ। सर, पर वो फिक्स्ड करने से उस जैसे ये नहीं होगा, मैंने कर रखा है। सर जैसे यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया हमने, पर उसके नीचे का उसको खींचने पर वो सर नीचे ही हो जाता है। नहीं मैंने कर रखा है। चलिए वो कर दीजिए। सर वो मैंने जो नैप डॉट साइड से आता है ना हम्म। वो पूरी स्क्रीन पे आता है, वो सिर्फ सर हाफ ये वाला है ना, जैसे ये बनाया हुआ है मैंने साइड का। इसमें गैप आएगा, ये देखो ये इसको बिल्कुल टच करते हुए जा रहा है, इसमें गैप रखो। ठीक है जैसे यहाँ पर हम लोग चला रहे हैं ना कोई वेबसाइट और आप उसके मोबाइल मोड में आते हो, तो यहाँ देखो ना ये गैप जो है 8 पिक्सल का मेंटेन है, ये इसको बचाने के ये लिए। यहाँ पे हाँ। फिक्स्ड है, ये ऊपर है, वही कह रहा हूँ। सर कैसा सर ये बोल ठीक है, और थोड़ा बेटर करो। सर मतलब जो चाइनीज है वही करूँ? ये बोल रहे थे ना नीचे फिक्स्ड है और ऊपर इसको हाँ हाँ ये मेरा जो है सर स्किल बेस्ड है, स्किल स्वैप करके बना हुआ है उसमें कि मतलब जैसे हाउस वाइफ वगैरह होती हैं, तो अगर उसको कुकिंग आती है, उसको गिटार सीख के उससे मतलब कमाना है या फिर लेसन्स लेने आगे, ठीक है। तो और कोई बैचलर है जो वहाँ पे मतलब उसको कुकिंग नहीं आती बट उसे गिटार आता है, तो वो दोनों उस ऐप पे एक स्किल स्वैप पे कर लेंगे, अगर लोकेशन पास में तो साथ में कर लेंगे, नहीं तो वर्चुअली कर लेंगे। अच्छा तो इस ये थीम है मेरी। ठीक है। और मेरा पर्सोना भी मतलब वुमन ही है, हाउस वाइफ, उस पे ठीक लेके है। बना रहा हूँ। सही है। और बाकी सारी स्किल्स रहेंगी, तो उसमें बस थोड़ा सा मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहेगा दूसरे से बात करने के लिए, ऐप के लिए। सर ये बता दे सर, ये नेट और ये पूरी स्क्रीन पे आता है, यहाँ पे पूरी स्क्रीन पर, ये हाफ स्क्रीन पे आता है, मतलब इतना नहीं आता नेट तो पूरे भाग क्यों रहा है, ये तो पूरे पे नहीं आता। सर वही नहीं पता पूरी पे क्यों आ रहा है। पहले सर ये हाफ पे आता है, हाँ फिर अब पता नहीं पूरे पे आने लग गया भाई। दोबारा से बना दो भाई। तो इसमें कोई बात नहीं, अगर पूरे पे भी आ रहा है तो क्लोज का बटन लगा दो यार। ये तुम्हारे में ये वाला हो रहा है ना, ये तुम्हें ऐसा चाहिए जैसे इस पे आ रहा है फ्लिपकार्ट में ना, अगर हम लोग यहाँ जाएंगे मोबाइल मोड में और आप यहाँ क्लिक करोगे, हाँ सर ये पहले ऐसे ही आ रहा था सर, पता नहीं क्या वो ना फिर पूरी स्क्रीन पे आने लग गया। उस पे देखो इसकी विड्थ कहीं हग में तो नहीं गई हुई है। तो सर उसकी कलर थीम मतलब इस स्पेस पे है, तो कलर थीम मतलब ब्लू और वाइट ही रख सकता हूँ? हाँ चल जाएगा। हाँ बिजनेस मॉडल है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर वैसे देखने को ठीक लग कर लो, लेकिन परसों वाला अच्छे से करना, खाली नहीं जाना चाहिए। प्रेजेंटेशन ना हाँ किस तारीख की है? 21। सर मेरा ठीक है ना 21 तारीख को? हाँ ठीक है। मेरा लॉगिन वगैरह हुआ है सर, और सर मेरा वो चेंजेस के बाद वैसे ठीक है, उसको देखने में ठीक लग रहा है सर। हाँ अभी दिखा दो, उसमें और इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। वेडनेसडे 22 ठीक है। हैव अ गुड डे। लास्ट अपना करंट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था ना इमेज के साथ, या रह गया था? कंप्लीट हो गया।